चलिए जी, हम स्टार्ट करते हैं। हमारा डिविडेंड, हमारा बोनस शेयर, सारा कुछ जो है वो डिटेल में हो चुका हुआ था। अब हमने बात करनी है आगे अगले एरिया की, डैट इज रॉयल्टी। रॉयल्टी वगैरह क्या होता है उसके बारे में हमने यहाँ पे देखना है। रॉयल्टी हो गया, फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज वगैरह होगी। हमने इस चीज़ की यहाँ पर डिस्कशन करनी है। देखिए, रॉयल्टी का मतलब क्या होता है। रॉयल्टी, ये रॉयल्टी की डेफिनेशन है। ये डेफिनेशन आपसे कभी भी याद नहीं होनी। ये डेफिनेशन कभी भी आपसे याद नहीं होनी। देखिए, इसको आप लोगों ने अंडरस्टैंड करना है। इस डेफिनेशन को ना आप लोगों ने समझने की कोशिश करनी है कि इसमें लिखा क्या है। अगर आपको वो समझ चीज़ें आ जाती हैं, डैट विल बी ओके, वो हमारे लिए क्या होंगे, एक्सेप्टेबल होंगी, हम उसको लेके चल जाएंगे। लेकिन सिंपल इज डैट केस कि आपने इसको बस ये देखना है कि इसमें है क्या, इसका मतलब क्या है। वो चीज़ जो है बस हमने क्या करनी है, हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई करने की कोशिश करनी है। अब रॉयल्टी का मतलब क्या है, इसको हम हाईलाइट करते हैं। मीन्स एनी अमाउंट पेड और पेएबल, मतलब पे कर दी है या पेएबल कर देंगे। पे कर दी है या पे कर देंगे। हाउ एवर डिस्क्राइब्ड और कंप्यूटेड। डिस्क्राइब का मतलब क्या है, बस बताई गई है कि इतनी रॉयल्टी चाहिए, इतनी ही हमें अमाउंट चाहिए। कंप्यूटेड का मतलब क्या है कि प्रॉपर आपने फॉर्मूलाज के तहत, अकाउंटिंग प्रिंसिपल के साथ क्या की है, हमने ये कैलकुलेट की है। वेदर पीरियोडिकल और अलमसम। पीरियोडिकल का मतलब है टाइम टू टाइम, लमसम का मतलब है एक साथ। एज कंसिडरेशन वॉर, किन की वजह से। देखें, ये तो उसने बता दिया है कि कोई रकम जो हमें मिलेगी या तो इकट्ठी मिलेगी या हमें मिलेगी लमसम। अब मिलेगी किस वजह से वो हमने देखना है। अगर वो हमें समझ आ जाए तो हमें चलेगा पता कि रॉयल्टी किसे कहते हैं। अच्छा, आप लोगों को बताओ, गुडविल का मतलब पता है, गुडविल किसे कहते हैं। यस, रेपुटेशन को, गुडविल को। अभी जो गुडविल्स वगैरह होती हैं, तो वो क्या है, वो हमारा, वो है हमारा रॉयल्टी, जो हम एक कमा रहे हैं, नेक नामे, नाम का पैसा, वो रॉयल्टी होती है। अब इसमें क्या कुछ शामिल है, ये जो पैसे हमें मिलने हैं, ये किस किस तरीके से मिलने हैं, या इन पैसों में कौन कौन सी रकम शामिल होगी, वो सारा कुछ जो है वो हमने यहाँ पर देखना है। क्या कुछ शामिल है, कौन कौन सी रकम शामिल है, क्या कुछ इसमें आएगा, वो हमने क्या करना है यहाँ पर, ए टू जी यहाँ पर देखना है। मैं ना कांटेक्ट कर रहा हूँ उसे, तो पहला है, देखें, पहले हम इसको करते हैं इससे। द यूज ऑफ और राइट टू यूज एनी पेटेंट। अगर आप कोई पेटेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके पैसे मिल रहे हैं आपको, या पेटेंट यूज करने का राइट है वो, उसके पैसे मिल रहे हैं। कोई इन्वेंशन, डिजाइन, मॉडल, सीक्रेट फॉर्मूला, कोई प्रोसेस, कोई ट्रेडमार्क या इस तरह की चीजें जो है अगर आपको मिल रही हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा रॉयल्टी का पार्ट जो है बन रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक इन्वेंशन करते हैं, आप एक फॉर्मूला डिजाइन कर लेते हैं। जैसे कोक वाले हैं, कोका कोला वाले क्या कर रहे हैं, कोका कोला कोला वाले जो हैं वो रकम ले रहे हैं, वो प्रॉफिट वगैरह चार्ज जो कर रहे हैं, वो जो प्रॉफिट वगैरह चार्ज कर रहे होते हैं, वो क्या कहलाएगी, वो उनकी रॉयल्टी जो है वो कहला रही होगी। ओके। उसके अलावा आपको पैसे मिल रहे हैं टू यूज एनी कॉपीराइट ऑफ अ लिटरेरी वर्क, artistic work or scientific work, including films, videotapes, for use in connection with the television or tapes in connection with the radio broadcasting, but shall not include the consideration for the sale, distribution, exhibition of cinematographic film.
इसका मतलब क्या है? देखें, आप एक बुक लिखते हैं और उस बुक लिखने की लिख तो आपने दी, लेकिन उस बुक को छापने के लिए आप किसी और को दे देते हैं। वो जो आपको आपके लिटरेरी वर्क के कॉपीराइट वगैरह पे कर रहा होता है, वो भी किसका पार्ट बनेगा? आपके रॉयल्टी का पार्ट बन रहा होगा। उसके अलावा आर्टिस्टिक वर्क करते हैं, आप कोई फन पारे बना देते हैं, इस्तेमाल करने के लिए दे देते हैं, वो भी इसका पार्ट बन रहा होगा। कोई आप वीडियो शूट कर देते हैं, कोई फोटोग्राफी वगैरह करते हैं और वो इस्तेमाल करने के लिए देते हैं, वो सारे जो पैसे मिल रहे होंगे वो किसका पार्ट बनेंगे? आपकी रॉयल्टी का पार्ट बनेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप अपनी एक मूवी बना रहे हैं और उस मूवी में आप किसी बॉलीवुड की मूवी का क्लिप इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आप उनसे लेंगे परमिशन कि यदि हम आपकी मूवी का क्लिप इस्तेमाल करना चाहते हैं, कहेंगे ठीक है कर लें। और वो आपको जो इस्तेमाल करने के लिए अलाउ करेंगे और जो उसकी पेमेंट चार्ज करेंगे, जो उसकी रकम वो चार्ज कर रहे होंगे, वो क्या कहलाएगी? रॉयल्टी कहला रही होगी। लेकिन अगर आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, फिल्म को बेच रहे हैं, एग्जिबिट कर रहे हैं, उससे जो पैसे मिलेंगे वो कभी भी आपकी रॉयल्टी नहीं कहला रही होगी। उसके अलावा जो आपको रिसीट मिलती हैं विजुअल इमेजेस यूज़ करने के लिए, साउंड यूज़ करने के लिए, जो बहुत ट्रांसमिट हो रहे हैं सैटेलाइट से, केबल से, या ऑप्टिक फाइबर से, टेलीविजन से, रेडियो से, या इस तरह के ब्रॉडकास्टिंग चैनल्स के ज़रिए, तो उसके जो पैसे मिल रहे होते हैं वो भी यहाँ पे किसका कलाम कहलाएगा? रॉयल्टी का। जस्ट टेकिंग एग्जाम्पल, जैसे मोरू है। मोरू जो है वो बड़े अच्छे ड्रोन शॉट्स लेता है, जो यूट्यूबर तैमूर सलाउद्दीन जो है हमारा। अगर वो कोई ड्रोन शॉट लेते हैं और जियो वाले राब्ता करते हैं कि जी हमने आपका ड्रोन शॉट पसंद है, तो हम अपने ड्रामे में इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो वो जो ड्रोन शूट उसका इस्तेमाल करेंगे और जिसको पेमेंट करेंगे, वो क्या कहला रहा होगा? जिसको पेमेंट रिसीव होगी वो भी उसको रॉयल्टी कहला रही होगी। जैसे अगर फॉर एग्जांपल अली जफर कोई ट्यून बनाता है और जियो वाले राब्ता करते हैं, यदि हमने आपकी ट्यून जो है अपने ड्रामे में इस्तेमाल करनी है, बोलते ठीक है कर लें, वो जो उसको पेमेंट करेंगे ट्यून को यूज़ करने के लिए, अली जफर के लिए क्या कहला रही होगी? वो रॉयल्टी कहला रही होगी। इज दैट क्लियर? उसके अलावा सप्लाई ऑफ एनी टेक्निकल, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल या साइंटिफिक नॉलेज। कि आपके पास कोई टेक्निकल नॉलेज है, आपके पास कोई कमर्शियल नॉलेज है, कोई साइंटिफिक नॉलेज है, अगर आप वो दे रहे हैं, उसके बदले में आपकी रकम वगैरह ले रहे हैं, वो भी किसका पार्ट बनेंगी? आपकी रॉयल्टी का पार्ट बन रही होगी। उसके अलावा अगर आप कोई भी साइंटिफिक इक्विपमेंट वगैरह यूज़ करने के पैसे दे रहे हैं, वो भी किसका पार्ट बनेंगे? आपका, वो भी आपका रॉयल्टी का पार्ट ही बन रहे होंगे। उसके अलावा हमने जो यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ा है, पॉइंट नंबर ए से लेके पॉइंट नंबर ई तक, इनसे रिलेटेड जो हमने पॉइंट नंबर ए से लेके पॉइंट नंबर ई तक पढ़ा है, अगर कोई इनसे रिलेटेड है, हमने ये मेन चीज़ें तो बेच रहे हैं, इनके साथ अगर कोई हम एंसिलरी सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई असिस्टेंस वगैरह जो है अगर वो प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो भी किसका पार्ट बनेंगी? वो भी हमारी रॉयल्टी का पार्ट बन रही होगी। जस्ट टेक एन एग्जांपल। मोरू मोरू कहता है जी ठीक है, मैं आपको वीडियो शॉट जो है वो करके दे देता हूँ, आप मेरे ड्रोन शूट का यूज़ कर सकते हैं। वो साथ उनको ऑफर देता है कि ठीक है मैं आपको ड्रोन शूट भी दे देता हूँ और मैं आपको एडिटिंग के फीचर्स भी प्रोवाइड कर देता हूँ। अब वो जो उस ड्रोन वीडियो के साथ वो जो एडिटिंग के फीचर दे रहा है, जिसको एडिटिंग के पैसे मिलेंगे, वो भी कहाँ जाएंगे? वो भी रॉयल्टी में ही ट्रीट हो रहे होंगे। इज दैट क्लियर? और इन ए से लेके ई तक अगर आप कोई पॉइंट में कोई एसेट वगैरह बेच देते हैं, जैसे मोरू जो है अपना वो क्या कहते हैं, वो फिल्म ही बेच देता है, शॉर्ट ही बेच देता है, जनेजो अपनी तस्वीर बेच देता है, इनसे जो पैसे मिल रहे होते हैं, वो किसका पार्ट बनते हैं? वो भी आपके रॉयल्टी का पार्ट बन रहे होते हैं। तो ये सारे मोड्स हैं, अगर इनमें से हमें पैसे मिल रहे होंगे तो किसके पार्ट बनेंगे? वो रॉयल्टी में ट्रीट हो रहे होंगे। इज दैट क्लियर? बट शेल नॉट के आगे का मतलब है कि देखिए, अगर आपने कोई अपनी मूवी वगैरह बनवाई है, कोई फिल्म वगैरह बनाई है, तो अगर आप उसको जाके फिल्म फेस्टिवल्स वगैरह में बेच रहे हैं, एग्जिबिट कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, उसके जो पैसे होंगे वो आपके इसमें शामिल नहीं होंगे। हाँ जी। उसके बाद हमारा इसी से रिलेटेड, इससे मिलता जुलता ही है, दैट इज फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज। अब ये जो फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज है ना हमारे पास, ये
रिमेंबर, फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज की एक्सेप्शन इंपॉर्टेंट है। फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज की जो एक्सेप्शन है वो मेरे लिए क्या है, वो मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो हमने क्या करनी है, वो हमने यहाँ पे देखनी है, क्या है और क्या नहीं है, और क्या कुछ इसमें आएगा, वो सारा कुछ हमने यहाँ पे डिस्कस और करना है कि फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज में क्या कुछ शामिल है। इधर ये फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज मींस एनी कंसिडरेशन वेदर periodical और लमसम, मतलब आपको मंथली मिल रही है या यकमुश्त मिल रही है, फॉर द रेंडरिंग ऑफ एनी मैनेजरियल, टेक्निकल और कंसल्टेंसी सर्विसेज, इंक्लूडिंग द सर्विसेज ऑफ टेक्निकल और अदर पर्सनल, मतलब कोई भी जो टेक्निकल सर्विसेज वगैरह आप प्रोवाइड कर रहे हैं वो सारी किस में जाएगी, वो हमारी इसमें आ रही होगी, वो हमारी इसमें आ रही होगी। एक्सेप्ट, एक्सेप्शन क्या है वो हमने यहाँ पे देखनी है कि उसकी एक्सेप्शन क्या है। एक्सेप्शन है हमारे पास क्या, कि अगर आपने कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड की हैं जो कंस्ट्रक्शन, असेंबली या इस तरह के प्रोजेक्ट से रिलेटेड है, कोई भी आपने सर्विसेज प्रोवाइड की है जो आपकी कंस्ट्रक्शन, एस्टेब्लिशमेंट या इससे रिलेटेड है, तो मेंबर वो इसमें नहीं आएगी। उसके अलावा अगर आप कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं जिसकी रकम मिल रही है, जो आपकी सैलरी का पार्ट बन रही है, वो भी आपका इसका पार्ट नहीं बनेगी बल्कि सैलरी का पार्ट बन रही होगी। एक्सेप्शन में देखिए ना, अगर आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, आपके टेक्निकल नॉलेज दे रहे हैं कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, यार ये सड़क ऐसे बना लो, ये कर लो, वो कर लो, उसके जो पैसे मिलेंगे वो इसमें नहीं आएंगे। आप मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड अगर कोई सर्विसेज वगैरह दे रहे हैं, कोई आप सब ये प्रोवाइड कर रहे हैं, मशरूम वगैरह दे रहे हैं, तो वो भी इसका पार्ट नहीं बनेगी, तो वो इसमें नहीं आएंगे। सिंपल इज दैट केस। और नंबर टू पे, वो आप अगर कोई टेक्निकल नॉलेज या टेक्निकल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं जिसके पैसे मिल रहे हैं, आप फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी फर्म में एज अ अकाउंटेंट काम कर रहा हूँ, मैं उनको टेक्निकल नॉलेज वगैरह प्रोवाइड करता हूँ, उसके मुझे पैसे मिल रहे हैं और सैलरी मिल रही है, तो जो मुझे सैलरी मिल रही है वो मेरी, जो मुझे उसके पैसे मिल रहे हैं वो मेरी सैलरी का पार्ट बनेंगे, वो मेरी फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज में नहीं जाएंगी। गॉट इट। अब देखिए इसका ना, ये तो हमने पढ़ लिया होता क्या है, इसका ट्रीटमेंट क्या है वो हमने देखना है। सिंपल सी बात है कि अगर कोई भी रॉयल्टी इनकम, कोई भी रॉयल्टी इनकम किसी भी नॉन रेजिडेंट पर्सन को मिलती है, तो वो हमेशा एफटीआर का पार्ट बनती है और उसके ऊपर 15% टैक्स डिडक्ट होता है। सिंपल इज दैट, सीधी बात, नो बकवास। कि कोई भी रॉयल्टी इनकम जो किसी नॉन रेजिडेंट को मिलती है, वो किसका पार्ट बनती है, वो एफटीआर का पार्ट बन रही होती है। और टैक्स कितना होता है, 15% होता है। और अगर कोई भी डिजिटल सर्विसेज, ऑफशोर डिजिटल सर्विसेज जो हमने प्रोवाइड की हैं, उसके ऊपर टैक्स कितना होता है, 10% होता है। रिमेंबर, कोई भी रॉयल्टी इनकम या कोई भी टेक्निकल फी वगैरह अगर ये आपने अर्न की है थ्रू परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इन पाकिस्तान, तो फिर वो जो इनकम है, फिर वो जो रकम है, फिर वो जो आपने कमाया है, फिर वो जो आपने अर्न किया है, रिमेंबर, वो किसका पार्ट बनेगा, एनटीआर का पार्ट बन रहा होगा। आप लोगों के लिए सिर्फ एक ही चीज जो है वो इम्पोर्टेंट है, और वो क्या है, वो है कि आपकी ये एफटीआर का पार्ट कब बन रही होगी। वो सिंपल, जब ये किसी नॉन रेजिडेंट ने अर्न की है, फिर ये किसका पार्ट बनेगी, फिर ये हमेशा एफटीआर का पार्ट बन रही होगी। ये सिंपल सी चीज है जो आपने क्या करनी है, जो आपने याद रखनी है। गॉट इट। परमानेंट स्टैब्लिशमेंट अभी हम करेंगे, वो क्या होती है उसके बारे में अभी डिस्कस ही नहीं किया मेरे भाई। अभी तो हमें डिस्कस करना है कि व्हाट इज परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट। परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट क्या है, उसकी ये डेफिनेशन है। ये हमने यहाँ, भाई हमने प्रॉफिट ऑन डेट डिस्कस कर लिया था, ये करने वाला है, जरा बताएं मुझे। हमारा प्रॉफिट ऑन डेट रहता है ना? हाँ रहते 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 रहते, याद आया। अच्छा, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट जो है वो क्या है, उसको देखते हैं। देखिए ये डेफिनेशन है,
और ये डेफिनेशन इतनी बड़ी है, मैं कहूँ जिसको याद करें, इसको रट्टा मारें, दैट विल नॉट बी पॉसिबल। वो कभी जिंदगी भी पॉसिबल नहीं होगा। इसको रट्टा मारना है, इसको क्रैम करना है, वो कभी भी पॉसिबल नहीं है। बट इसको समझ लें है क्या, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इज इक्वल टू कोई भी ऐसा बिजनेस जो फिजिकली एग्जिस्टेड इन पाकिस्तान है। कोई भी ऐसा बिजनेस जो पाकिस्तान में मौजूद है, जो पाकिस्तान में एग्जिस्ट कर रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं। हम रीड करते हैं डेफिनेशन, ये याद नहीं होनी, बस रीड कर लें 2 से 3 दफा, डेट विल बी इनफ फॉर यू। कहते हैं जी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट का मतलब है कि कोई भी ऐसी प्लेस ऑफ बिजनेस, कारोबार की जगह, थ्रू विच द बिजनेस ऑफ पर्सन इज होली और पार्टली कैरिड आउट, जहां से पूरा का पूरा बिजनेस या उसका कुछ भी हिस्सा अगर वो कर रहा है, तो वो परमानेंट स्टैब्लिशमेंट कहलाती है। एंड इंक्लूड्स, और इसमें ये कुछ शामिल है। पहला, अ प्लेस ऑफ मैनेजमेंट, ब्रांच ऑफिस, फैक्ट्री और वर्कशॉप प्रेमिसेस फॉर सोलिसिटिंग ऑर्डर्स। मतलब आपका जो मैनेजमेंट का ऑफिस है, ब्रांच ऑफिस है, फैक्ट्री है, वर्कशॉप ऑफिस है, जहाँ से आप ऑर्डर ले रहे हैं, सेल्स आउटलेट है, आपका लेजियन ऑफिसर है, जहाँ से आप कोई भी काम कर रहे हैं, वो सारे का सारा क्या कहलाएगा, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट कहलाएगा। एक्सेप्ट वो ऑफिस जो आपने निगोशिएशन के लिए ओपन किया हुआ है। मतलब आपने यहाँ पे एक दफ्तर खोला हुआ है और उसको आप निगोशिएशन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह हासिल करने के लिए, वो नहीं आएगा। उसके अलावा सारे जो हैं वो इसमें आ रहे होंगे। नंबर वन। नंबर टू थिंग इज दैट के कोई भी ऐसी माइन, कान, ऑयल और गैस वेल, जहां से आप नेचुरल रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, अगर वहां से आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो वो भी क्या कहलाएगी, आपकी परमानेंट स्टेब्लिशमेंट कहला रही होगी। अब इसमें एग्रीकल्चरल, पेस्टोरल और फॉरेस्ट्री प्रॉपर्टी भी आ जाती है। मतलब ज़रूरी ज़मीनें अगर आपके यहाँ पे हैं, तो वो भी आपकी परमानेंट स्टेब्लिशमेंट है। जो आपकी पेस्टोरल है, मतलब जहाँ पे आपने ये फूल पत्ते वगैरह उगाए हुए हैं, वो भी यहाँ पे आ जाती है। जो फॉरेस्ट्री है, जहाँ पे जंगल वगैरह आपने उगाए हुए हैं, वो भी इसमें आ जाते हैं। उसके अलावा कोई भी वर्चुअल बिजनेस जो पाकिस्तान में कर रहे हैं, और इंटरनेट के ज़रिए या किसी भी मीडियम के ज़रिए, और जिसकी वर्चुअली पाकिस्तान में एग्जिस्ट कर रहा है, पाकिस्तान से पैसे कमाए जा रहे हैं, बेशक आपके प्रेजेंस नहीं है, बट वो अगर पाकिस्तान से वर्चुअली रहा है, तो वो भी क्या कहलाएगा, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट में जा रहा होगा। उसके बाद है कोई भी बिल्डिंग साइट, कोई भी कंस्ट्रक्शन, असेंबली और इंस्टॉलेशन प्रोजेक्ट, या कोई भी सुपरवाइजरी एक्टिविटी जो उस साइट के साथ कनेक्टेड होती है। और रिमेंबर, वो जो एक्टिविटी, ये जो साइट, ये जो कंस्ट्रक्शन साइट है, ये कम से कम 90 डेज या मैक्सिमम 12 महीने तक कायम रहती हैं। तो ये भी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट कहला रही होती हैं। आपने अक्सर देखा होगा, जब ये गवर्नमेंट अपना कोई पुल वगैरह बना रही होती है, कोई अंडरपास बना रही होती है, तो उसके पास तो ग्राउंड वगैरह पकड़ती है, उस पर कब्जा करती है, फिर वहां पे बैठ कर तमाम कंस्ट्रक्शन का मटेरियल रेडी कर रही होती है। जो ये पिलर्स बनने होते हैं, उनका सामान सरिये सीधे कर रही है, गार्डर्स जो हैं वो ला के रख रही होती है, गार्डर्स बना रही होती है। तो ये सारा कुछ जो है, जो साइट्स वगैरह ये बनती हैं, ये भी इसका पार्ट बन रही होती हैं। उसके अलावा आपने अक्सर देखा होगा कि अगर कोई प्लाजा बन रहा है, कोई बिल्डिंग बन रही है, उन्होंने भी साथ में ग्राउंड लिया था, जहाँ पे उन्होंने अपनी क्रेन श्रेन सब कुछ जो है वो क्या की होती है, पार्क की होती है। तो जो उन्होंने क्रेन श्रेन पार्क की होती है, सारा कुछ, वो जो साइट है, अगर वो कम से कम 90 डेज के लिए और मैक्सिमम 12 महीने के लिए है, जहाँ पे आपने अपना सारा रॉ मटेरियल सब कुछ पार्क किया हुआ था, तो रिमेम्बर वो साइट जो है, वो भी क्या कहलाएगी, आपकी ये वाली साइड कहला रही होगी, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट का पार्ट बन रही होगी। उसके अलावा अगर कोई भी आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें कंसल्टेंसी सर्विसेज भी शामिल हैं, जो अपने एम्प्लॉयज़ के ज़रिए या पर्सनल के लिए, पर्सनल जो है इन्वॉल्व है, उसके ज़रिए प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन वो जो है वो यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो भी हमारा क्या होगा, वो भी हमारा यहाँ पे ट्रीट हो रहा होगा। ठीक है। उसके अलावा अ पर्सन एक्टिंग इन पाकिस्तान ऑन बिहाफ ऑफ पर्सन, यहाँ पे बात कर रहे हैं एजेंट। अगर कोई बंदा आपके एज अ एजेंट के तौर के ऊपर काम कर रहा है,
कोई भी बंदा आपके एज अ एजेंट के तौर के ऊपर काम कर रहा है, और वो एजेंट अपना हैबिचुअली कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह जो है एक्सरसाइज कर रहा है, या उसके पास कोई अथॉरिटी वगैरह तो नहीं है, बट स्टिल क्या कर रहा है, स्टिल वो बंदा जो है वो ऑर्डर्स वगैरह ले रहा है, ऑर्डर्स वगैरह स्टॉप करवा रहा है, तो वो बंदा जो है वो भी क्या होगा, वो भी हमारा यहाँ पे आ रहा होगा, वो भी हमारा इसमें ट्रीट हो रहा होगा। मतलब एक बंदा ऑफिशियली तो आपका वो नहीं है, एजेंट नहीं है, लेकिन वो काम सारे वो कर रहा है, आपके बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट करता है, आपके बिहाफ पे इन्वेंट्री लेके आता है, और रोकता भी नहीं है, और आप भी उसको नहीं रोक रहे, वो भी क्या होगा, वो भी हमारा इसी का पार्ट बन रहा होगा, वो भी हमारा इसी में ट्रीट हो रहा होगा। ठीक है। उसके अलावा कोई भी ऐसा इदारा, कोई भी ऐसा जगह जहाँ पे आपने इक्विपमेंट वगैरह इंस्टॉल किया हुआ है, कोई भी प्रॉपर्टी है जहाँ पे आपने कोई भी वो लगाया हुआ है इक्विपमेंट वगैरह, और उससे अगर आप पैसे वगैरह कमा रहे हैं, तो वो भी किसका पार्ट बनेगा, वो भी आपकी इनकम, उससे जो पैसे मिलेंगे वो जो आपका इदारा होगा, वो भी आपकी परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट का पार्ट बनेगा। और जो जो परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट है, तो अगर ये जो सारे इदारे हैं जो हमने यहाँ से ए से लेकर एफ तक पढ़े हैं, अगर इनके जरिए कोई आपने इनकम कमाई है, इनके जरिए अगर आप कोई इनकम अर्न वगैरह कर रहे हैं, तो रिमेंबर वो इनकम जो है वो एग्जाम्प्ट, वो एनटीआर का पार्ट बन रही होगी। मतलब जो रॉयल्टी थी, अगर वो रॉयल्टी आप इनके जरिए करेंगे, तो वो क्या होगी, वो हमारी इनकम, रॉयल्टी इनकम का पार्ट तो है, बट वो एनटीआर में ट्रीट हो रही होगी। इज दैट क्लियर? उसके बाद है प्रॉफिट ऑन डेट। प्रॉफिट ऑन डेट क्या होता है बेसिकली? प्रॉफिट ऑन डेट जो है, डेट इज सूद। प्रॉफिट ऑन डेट क्या है? ये हमारा सूद है, जो हम सूद कमा रहे होते हैं, इंटरेस्ट मार्कअप उसके बारे में। प्रॉफिट ऑन डेट डेट की बात करें तो ये प्रॉफिट है, यील्ड, इंटरेस्ट, डिस्काउंट, प्रीमियम वगैरह जो आपको मिल रहा होता है, या अगर ये डिस्काउंट प्रीमियम कमाने के लिए जो सर्विसेज फी या जो मैनेजमेंट फी वगैरह चार्ज कर रहे होते हैं, ये प्रॉफिट ऑन डेट कमा रहा होता है। देखें, एक है हमारे पास बैंकिंग कंपनी, एक है हमारे पास बैंक्स, या एक है हमारे पास फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये बैंक्स या जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है ना हमारे, इनका मेन बिजनेस क्या है, इनका प्राइमरी बिजनेस क्या है, इनका प्राइमरी कारोबार क्या है? इनका प्राइमरी कारोबार यही है कि ये लोग जो हैं वो लोन देंगे, और ये लोग लोन देंगे उसके ऊपर इंटरेस्ट लेंगे। तो बैंक वगैरह को ये इंटरेस्ट मिल रहा है, बैंक वगैरह को ये सूद अगर मिल रहा है, तो रिमेंबर ये सूद, ये इंटरेस्ट जो है वो किसका पार्ट बनेगा? ये इनकी इनकम फ्रॉम बिजनेस का पार्ट बन रहा होगा। ये इंटरेस्ट जो होगा, ये किसका पार्ट बन रहा होगा? ये इनकी इनकम फ्रॉम बिजनेस का पार्ट जो है वो बन रहा होगा। लेकिन अगर बैंक के अलावा, लेकिन हम अगर बैंक के अलावा बात कर रहे हैं, तो बैंक के अलावा भी तो है। फॉर एग्जाम्पल मैं जाता हूँ, मैंने किसी इन्वेस्टमेंट की हुई है, फॉर एग्जाम्पल मैं इन्वेस्टमेंट कर देता हूँ बैंक में, मैंने बैंक में कोई अकाउंट खुलवाया हुआ है, और मैंने वहाँ पे अपना फिक्स डिपॉजिट जो है वो जमा करवाया हुआ है। अब मैंने अपना फिक्स डिपॉजिट जमा कराया हुआ है, मैं एक इंडिविजुअल हूँ, मुझे भी बैंक क्या करेगा, मुझे भी बैंक जो है वो इंटरेस्ट पे कर रहा होगा। अब जो बैंक मुझे इंटरेस्ट पे करेगा, वो मेरा क्या कहलाएगा? वो मेरी प्रॉफिट ऑन डेट ही कहलाएगा। लेकिन वो जो है वो मेरा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का पार्ट बनेगा, उसका पार्ट मतलब एक बिजनेस का पार्ट नहीं बन रहा होगा। तो इसमें ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, क्या है और क्या नहीं है, इसको हमने यहाँ पे लेके चलना होता है। ठीक है। तो बैंक, ये चीज़ हमारे पास इंपॉर्टेंट है, क्या है और क्या नहीं। अगर आपका प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस ही यही है ना, तो फिर आपको जो सूद मिलेगा वो किसका पार्ट बनेगा? वो आपका बिजनेस का पार्ट बन रहा होगा। अदरवाइज
वो मेरा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में ट्रीट हो रहा होगा। गॉट इट। अब हमने एक चीज यहाँ पे देखनी है, एक चीज हमने यहाँ पे ट्रीट करनी है, वो है ये टेबल। ये टेबल जो है ना, ये टेबल, ये टेबल हमारे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। इस टेबल को जो है वो हमने क्या करना है, वो हमने यहाँ पे डिस्कस करना है। ये टेबल क्या है और क्या नहीं है, उसको हमने यहाँ पे लेके चलना है। रिमेंबर, अगर कोई कंपनी है, कंपनी का प्रॉफिट ऑन डेट मिलेगा, तो कंपनी का 29% रेट जो है उसके ऊपर चार्ज होगा। हम उसको क्या करेंगे, हम उसको टैक्स चार्ज कर रहे होंगे। मतलब कंपनी जो है, कंपनी अगर वो रेट वगैरह लगाती है, तो कंपनी के ऊपर हम क्या कर रहे होंगे, इसको लेकर चल रहे होंगे 29% के ऊपर। अगर कोई इंडिविजुअल या एओपी है, अगर उससे प्रॉफिट ऑन डेट मिलता है और वो 5 मिलियन तक है, मतलब अगर कोई इंडिविजुअल या कोई एओपी अगर वो कमा रहे हैं और वो लेस देन 5 मिलियन प्रॉफिट ऑन डेट कमा रहे हैं, तो रिमेंबर, उनके ऊपर टैक्स तो होगा, बट हम 15% रेट लगाएंगे और सेपरेट ब्लॉक का पार्ट जो है वो बना रहे होंगे। लेकिन अगर किसी भी इंडिविजुअल या एओपी को प्रॉफिट ऑन डेट मिला और 5 मिलियन से ज़्यादा मिला, तो वो किसका पार्ट बनेगा, एनटीआर का पार्ट बन रहा होगा। मतलब प्रॉफिट ऑन डेट अगर है, अगर ये 5 मिलियन से कम है, तो ये पार्ट बनेगा उनका सेपरेट ब्लॉक का। अगर प्रॉफिट ऑन डेट जो है वो 5 मिलियन से ज़्यादा है, फिर किसका पार्ट बनेगा, एनटीआर का पार्ट बन रहा होगा। देखिए, अगर पेपर में आप आई कैप में बैठे हुए हैं, आपको डेट अगर सवाल में गिवन है, आपने चुप करके जाना है और आपने आखिरी पेज खोल के बैठ जाना है। अगर आप आखिरी पेज खोल के बैठ जाते हैं और आखिरी पेज के ऊपर उसने प्रॉफिट ऑन डेट का रेट गिवन किया गया है 15%, इसका मतलब उस पूरे पेपर में जो प्रॉफिट ऑन डेट है वो किसका पार्ट बनेगा, वो एफटीआर का पार्ट बन रहा होगा। आप उसको सेपरेट ब्लॉक में ट्रीट कर रहे होंगे। लेकिन पूरे पेपर में उसने आपको प्रॉफिट ऑन रेट गिवन किया है, लेकिन एंड के ऊपर उसने रेट आपको गिवन नहीं किया, फिर ये आपका एनटीआर में फॉल करेगा, फिर ये आपका एफटीआर का पार्ट नहीं बन रहा होगा। तो ये चीज़ जो है वो आपने याद रखनी है। ओके, तो ये टेबल आपको पेपर में गिवन होंगे, इस टेबल को याद रखने की जरूरत नहीं है। अब चूंकि इंटरेस्ट की बात कर रही हैं, तो इंटरेस्ट सिर्फ कौन कौन सा बीच में शामिल होगा, रिमेंबर, जो नेशनल सेविंग स्कीम के तहत आ रहा होता है, जो डिफेंस सेविंग स्कीम के तहत आ रहा होता है, जो पोस्ट ऑफिस स्कीम के तहत आ रहा होता है, वो सारा का सारा जो है वो हमारा इसमें पार्ट बन रहा होगा। उसके अलावा अगर आपने बैंक में जाके कोई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओपन करवाया हुआ है, बैंक में गए हैं और आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो ओपन किया है, उसमें ऊपर अगर आपको इंटरेस्ट वगैरह पे कर रहे हैं, आपको सूद वगैरह मिल रहा है, वो भी इसका पार्ट बनेगा। उसके अलावा अगर आप सर्टिफिकेट डिबेंचर्स, इसमें टीएफसी सर्टिफिकेट इन्वेस्टमेंट वगैरह, अगर आपको किसी कंपनी का डिबेंचर आपके पास है, सुकुक सर्टिफिकेट है, उसके ऊपर जो मिल रहा है, वो भी क्या बनेगा, वो भी आपका यही बन रहा होगा। उसके अलावा कोई फेडरल प्रोविंशियल लोकल गवर्नमेंट ने कोई पाकिस्तानी इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स दिए हुए हैं, उसके ऊपर जो सूद मिल रहा है, वो भी जो सूद होगा वो आपका इसी का पार्ट बन रहा होगा, प्रॉफिट ऑन डेट में ट्रीट हो रहा होगा। ठीक है। अच्छा जी, उसके अलावा अभी जो हमारे सेविंग अकाउंट्स होते हैं, पेंशनर अकाउंट्स वगैरह होते हैं, शुदा वेलफेयर अकाउंट्स होते हैं, अगर इनके ऊपर उन्हें कोई इंटरेस्ट वगैरह मिल रहा होता है, तो वो इसका पार्ट नहीं बनता, उसको हम सेपरेटली ट्रीट कर रहे होते हैं। उसके बाद ये कुछ है कि इनके ऊपर इंटरेस्ट इनकम हमें मिल रही होती है, लेकिन एग्जाम्ड है, इसके ऊपर कोई किसी किस्म का टैक्स चार्ज नहीं होगा। ये जो एग्जांपल्स है ना जिसके ऊपर टैक्स चार्ज नहीं होगा, ये ज़रा आपने रीड करनी है।
वो कौन कौन सी हैं कि अगर प्रॉफिट मिल रहा है आपको फॉरेन करेंसी अकाउंट्स में पाकिस्तान पे बाय नॉन रेजिडेंट, मतलब नॉन रेजिडेंट जो है उन्होंने पाकिस्तान में फॉरेन करेंसी अकाउंट ओपन किया हुआ है, और उसके ऊपर अगर उन्हें हम प्रॉफिट वगैरह पे कर रहे हैं, उसके ऊपर उन्हें कोई टैक्स वगैरह चार्ज नहीं होगा, वो एग्जेम्प्ट होगा। सिमिलरली रुपी अकाउंट खुला है नॉन रेजिडेंट ने, इंडिविजुअल्स ने, और उनके पास पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड है या शनाख्ती कार्ड वगैरह है या आईडी कार्ड वगैरह है, और उन्होंने यहाँ पे पीकेआर में अकाउंट जो है वो ओपन किया हुआ है। अगर उन्होंने पीकेआर में अकाउंट ओपन किया हुआ है और उसके ऊपर अगर ये कुछ चार्ज वगैरह किया जा रहा है, कोई हम इंटरेस्ट वगैरह पे कर रहे हैं, तो वो भी एग्जाम्प्ट है, उसके ऊपर भी टैक्स चार्ज नहीं होगा। द शर्त इज दैट के जो पीकेआर में अकाउंट इन्होंने खोला है ये फॉरेन क्रेन एक्सचेंज रेमिटेंसेस के लिए इस्तेमाल हो रहा है। उसके अलावा ये वाला पॉइंट जो है ना, ये वाला पॉइंट, ये स्प्रिंग 2022 में पेपर में आ चुका हुआ है कि कब नॉन रेजिडेंट को अगर हम कोई सिक्योरिटी इशू कर रहे हैं वो एग्जेम्प्ट होगी। अब सिक्योरिटी का जब भी बात होगी तो सिक्योरिटी में हमारे पास अंडर सेक्शन 37A आएगा। अब वो कब एग्जेम्प्ट होगी वो हमने देखना है, रिमेंबर, जब पर्सन एसोसिएट नहीं होते उसको देखना है। तो ये पेपर में सवाल हाँ आया हुआ है स्प्रिंग 2022 में, वन ऑफ द वर्स्ट अटेम्प्टेड क्वेश्चन जो है वो है हमारा। पहला है क्या, कि व्हेन द पर्सन आर नॉट एसोसिएट्स, जिनको आप सिक्योरिटी इशू कर रहे हैं वापस में एसोसिएट्स नहीं है। नंबर टू, द सिक्योरिटी वाज वाइडली इशूड आउटसाइड पाकिस्तान फॉर रेजिंग अ लोन फॉर अ बिजनेस पाकिस्तान, कि जो सिक्योरिटी हमने इशू की है वो पाकिस्तान से बाहर इशू की है हमने, ये जो लोन वगैरह जो है वो लाइक उसको रेस करने के लिए, जो उसके ऊपर हम प्रॉफिट पे कर रहे हैं, और प्रॉफिट जो है वो हम क्या करेंगे, वो प्रॉफिट जो है वो हम कल, जिसमें प्रॉफिट है वो प्रॉफिट पाकिस्तान से बाहर पे हो रहा है, और जो प्रॉफिट के ऊपर सिक्योरिटी वगैरह है ये भी एफबीआर ने अप्रूव की हुई है। अगर ये सारी कंडीशंस फुलफिल हो जाती हैं, अगर ये सारी कंडीशंस फुलफिल हो जाती हैं, फिर ये सिक्योरिटी जो है इसके ऊपर जो हम इंटरेस्ट वगैरह पे कर रहे हैं वो हमारी क्या होगी, वो हमारी एग्जेम्प्ट होगी, उसके ऊपर कोई किसी किस्म का टैक्स जो है वो चार्ज नहीं होगा। एक चीज़ आपने याद रखनी है। एक और चीज़, कि अगर आपने कोई प्रॉफिट ऑन डेट कमाया है और इस प्रॉफिट ऑन डेट में से अगर आपका टैक्स विदहेल्ड हुआ है, सॉरी, ये प्रॉफिट ऑन डेट कमाया है और इस प्रॉफिट ऑन डेट में से अगर आपकी ज़कात विद हेल्ड हुई है, तो रिमेंबर जो ज़कात विद हेल्ड हुई है हम उसको एज अ डिडक्टेबल अलाउंस के तौर के ऊपर क्या कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। एज अ डिडक्टेबल अलाउंस के ऊपर क्लेम कर सकते हैं। अगर प्रॉफिट ऑन डेट हमने कमाया और प्रॉफिट और डेट हमारा सेपरेट ब्लॉक का पार्ट बन रहा है, तो रिमेंबर उसमें से कोई किसी किस्म का एक्सपेंस जो है वो हमारा अलाउ नहीं होगा। ये चीज़ आपने याद रखनी है। अभी इससे रिलेटेड एक सवाल है, कि जीएम लिमिटेड इज कंसीडरिंग एन ऑप्शन टू इशू अ टीएफसी आउटसाइड पाकिस्तान for the purpose of raising funds for use in its business in Pakistan. To induce an investor for acquiring TFC of the company, it intends to advertise the income on the same will not be taxable in Pakistan. List down the condition to be fulfilled for claiming exemption on profit on debt payable on TFC being issued by the company. आगे क्लास मैडम करके आ रहा हूँ। तो बताएं, ये कंडीशंस हैं, ये कंडीशन अगर फुलफिल हो जाए तो हमारी ये जो है वो क्लेम नहीं हो सकती, फिर हमारा टैक्स जो है वो इसके ऊपर एग्जेम्प्ट रहेगा। तो ये हमारी बात किसकी है, एफटीआर की यहाँ पे कंप्लीट होती है। यहाँ तक कोई सवाल है आपका तो बताएं। सेपरेट का तब पार्ट बनेगा जब आपका प्रॉफिट ऑन डेट इंडिविजुअल या एओपी को मिल रहा है और उसकी अमाउंट जो है वो क्या है, 5 मिलियन से कम है। अगर 5 मिलियन से कम का सूद है ना, फिर वो पार्ट बनेगा हमारा सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम का।
अगर 5 मिलियन से ज़्यादा का है फिर हमारा पार्ट बनेगा किसका, इनकम फ्रॉम एनटीआर में फॉल करेगा, इनकम अदर सोर्स में होगा बट एनटीआर का पार्ट जो है बन रहा होगा। गॉट इट।